हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के दूसरे सेशन में। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था आपके कुछ 5 अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स, यानी कि वो कौन सी टर्म्स थी एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो पिछले वाला आपको काम को लगा, आपके काम का लगा, या फिर ये वीडियो जो आप देखने वाले हो आपके कोर्स से रिलेटेड करता है, आपके कोर्स से रिलेट करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और हाँ, ऐप भी डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ पिछले वीडियो में हमने कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करी थी। तो एक बार चेक करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या कवर किया था। बिजनेस ट्रांजैक्शन, दोस्तों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स और फिर गुड्स। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी अगली कुछ टर्म्स, और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाली हैं। जैसे कि पहली जो टर्म है आपकी वो है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है आगे देखेंगे, अभी रुक जाओ। अगली टर्म है सेवंथ टर्म आपकी एंटिटी। एंटिटी क्या होती है ये भी देखेंगे। उसके बाद परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, और उसके बाद आपका आखिरी में स्टॉक। तो यहां पे दूसरा सेशन आपका खत्म होगा स्टॉक के ऊपर, और बाकी की बची हुई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको बताया था 35 प्लस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, तो सारी 35 की 35 से ज्यादा टर्म्स जो हम कवर करेंगे वो आपकी 2 से 3 सेशन में कवर होंगी। तो आज के वीडियो में पहली जो अकाउंटिंग टर्म है दैट इज प्रोपराइटर। फर्स्ट टर्म इज आपकी प्रोपराइटर। ये टर्म नंबर आपकी 6 है, तो 6th बेसिक अकाउंटिंग टर्म है आपकी प्रोपराइटर। अब सबसे पहले मतलब समझते हैं कि प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, प्रोपराइटर का मतलब समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मालिक होता है ना बिजनेस का, बस वही प्रोपराइटर होता है। यानी कि बिजनेस का कोई भी मालिक होता है, मालिक, वो बिजनेस का प्रोपराइटर होता है। इट सिंपली मीन्स ओनर ऑफ अ बिजनेस, ओनर ऑफ अ बिजनेस, या फिर पार्टनर और अ पर्सन, और अ पर्सन हु इन्वेस्ट्स, जिसने बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट, हु इन्वेस्ट्स द अमाउंट into the business, into the business, into the business, and who bears सर कौन से वाली bears, अरे BEARS, bears all the risks, इसको बोलते हैं आपका प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर का बेसिक मतलब क्या हुआ, वो मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसके ऊपर सारा रिस्क उड़ेल दिया जाता है, सारा रिस्क वो खुद ही बियर करता है, उसको बोलते हैं आपका प्रोपराइटर। तो ये थी आपकी पहली टर्म। प्रोपराइटर का मतलब बिजनेस का मालिक या फिर बिजनेस का पार्टनर, क्योंकि पार्टनर भी बिजनेस का अल्टीमेटली ओनर ही होता है। तो अगली टर्म पे आते हैं, 7th बेसिक अकाउंटिंग टर्म। 7th टर्म में देखते हैं आपकी कौन सी टर्म कवर है, एंटिटी। जबरदस्त टर्म एंटिटी। दोस्तों, एंटिटी का मतलब क्या होता है देखते हैं। 7th टर्म है आपकी एंटिटी। सर ये अजीब अजीब सी टर्म्स क्यों आ रही हैं, आने दो ना। एंटिटी का मतलब समझो। एंटिटी का बेसिक मतलब होता है कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी ऑन होती हैं, उसको बोलते हैं एंटिटी। यानी कि बिजनेस करने की जगह एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो बिजनेस को नाम दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं एंटिटी। फॉर इंस्टेंस, चुन्नू लाल एंड हलवाई, या फिर अग्रवाल स्वीट्स, या फिर टाटा मोटर्स, या फिर अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, या फिर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस जो अपनी अलग एंटिटी रखता है, यानी कि अपनी अलग पहचान रखता है, उसको बोलते हैं एंटिटी। तो इसमें लिखो, एंटिटी मींस अ बिजनेस नेम और अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी को जो नाम दे दिया जाता है उसको बोलते हैं एंटिटी। यहां पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, छोटे से एग्जांपल, जैसे कि आपकी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अलावा LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पेटीएम करो, तो पेटीएम करो भी आ सकता है इसमें, मतलब करो नहीं मतलब खाली पेटीएम। इसके अलावा और भी आप कोई भी एंटिटी का नाम लो तो वो कहलाएगी आपकी एंटिटी। क्यों? क्योंकि उसकी एक सेपरेट लीगल
एंटिटी यानी कि एक उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, या फिर उसके पास एक अलग आइडेंटिटी है, पहचान है। क्यों? क्योंकि वो कानून लॉ में रजिस्टर्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, एटसेट्रा। ये था आपका एंटिटी। अब आते हैं अगली टर्म पे, देखते हैं अगली टर्म में आपको क्या करना है। अगली टर्म है आपकी परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? परचेज का मतलब होता है माल को खरीदना। सर क्या मतलब? अरे परचेज इसका मतलब होता है सिर्फ माल खरीदना। अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, अगर बिजनेस की कोई ऐसी चीज खरीदते हो जो लॉन्ग टर्म तक यूज होने वाली है, उसको परचेज में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि बिजनेस के लिए परचेज एक एक्सपेंस होता है। और जो आप माल खरीद के बेचते हो, तो बेच के आपने जो पैसा कमाया, उसके बदले खर्चा क्या हुआ? उसकी खरीदारी, यानी कि उसकी परचेज। इसीलिए परचेज को बिजनेस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि एज अ खर्चा। तो यहां पे लिखो नेक्स्ट आपकी टर्म, 8th टर्म है आपकी परचेज, यानी कि आपने माल खरीदा। तो इसके अंदर लिखो अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। या तो आपने माल खरीदा बेचने के लिए, या फिर और फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर रीसेल। गुड्स फॉर रीसेल, या तो आपने माल खरीदा बेचने के लिए, या तो आपने माल खरीदा कुछ बनाने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के लिए। आपने ब्रेड ली, उसका बना दिया सैंडविच, बेच दिया, तो वो सैंडविच क्या था? फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट। तो आपने ब्रेड को इस्तेमाल किया कुछ बनाने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए, तो उसको भी परचेज में ही काउंट किया जाएगा। आप कुछ भी खरीदो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो बना हुआ माल हो रीसेल के लिए, उसको बोलते हैं परचेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो आइटम्स काउंट नहीं होते जो गुड्स नहीं होते। इसका मतलब इट एक्सक्लूड्स द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सर ये क्या लिख दिया आपने? दोस्तों ये नॉन करंट एसेट्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए लिख लो नॉन करंट एसेट्स। फिर भी बता देता हूं, ऐसी एसेट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो करेंटली इस्तेमाल नहीं होंगी लेकिन लंबे समय के लिए इस्तेमाल होंगी। क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये पैनल इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कुछ भी यूज कर रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म तक यूज होने वाली है, ये मेरे लिए परचेज नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ खरीद के बेच दूं, लगातार बेचूं, तो यार वो मेरे लिए परचेज होगा। ये मेरे लिए परचेज नहीं है, ये तो मेरे लिए एसेट्स हैं। यानी कि जो आइटम आप रेगुलरली यूज करने वाले हो बहुत टाइम तक, वो परचेज में काउंट नहीं होता। सिर्फ माल जो खरीदते हो बिजनेस में बेचने के लिए, सिर्फ वही परचेज में काउंट होता है। तो इसमें लिखो इट एक्सक्लूड्स द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स which will be which will be used for long period of time। जो लंबे समय तक बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली है, उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, और वो परचेज के अंदर काउंट नहीं होती। अब बात आती है अगली टर्म की, देखते हैं अगली टर्म आपकी क्या कहती है। अगली टर्म में आपको दिया परचेज रिटर्न। वाह क्या बात है, जो माल खरीद लिया उसको वापस कर दो, कीड़े निकल आए माल में, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। लिखो 9th टर्म में देखते हैं क्या आएगा। 9th टर्म परचेज रिटर्न, यानी कि when purchased goods are returned for any reason to the supplier। आपने क्या किया? माल खरीद लिया, किसी भी कारण से आपने माल खरीद के वापस कर दिया, तो वो कहलाएगा आपका परचेज रिटर्न। एग्जाम्पल, गुड्स रिटर्न्ड because of
बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी। भाई घटिया क्वालिटी का माल खरीदोगे तो वापस बेचने का मन थोड़ी करेगा, यानी कि कस्टमर वही माल लेता है जो अच्छी क्वालिटी का हो। तो आपने घटिया क्वालिटी की वजह से उसको माल वापस कर दिया सप्लायर को, उसको बोलेंगे आपकी परचेज रिटर्न। लेकिन दोस्तों इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। एक बात मैं आपको बता दूं जो मैं पीछे लिखना भूल गया, परचेज के अंदर दोस्तों दोनों टाइप्स की परचेज आती हैं। ठीक है सर, ये दो टाइप्स कौन सी होती है मैं आपको आगे बताता हूं अगली टर्म के अंदर। सर इसमें क्यों नहीं बताओगे, उसका कारण है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगली टर्म पे चलते हैं, देखते हैं अगली टर्म का मतलब क्या होता है। अगली टर्म है आपकी सन्नाटे को चीरती हुई सेल्स। जो भी माल आप बेचते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, उसको बोलते हैं सेल। फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपनी वीडियोस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, एजुकेशनल सर्विसेज, ये क्या है, सेल। मैं अगर आपको माल बेचता हूं, नोट्स बेचता हूं, पेन बेचता हूं, पेंसिल बेचता हूं, और मेरा रोजमर्रा का काम है ये, तो वो भी कहलाएगा सेल्स। ठीक है, मैं कुछ भी बेचूंगा आपको, कुछ भी नहीं, माल, गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर मैं अपना पुरानी चेयर किसी को बेच दूं नई चेयर लेने के लिए, तो यार वो चेयर की सेल मेरे लिए सेल नहीं है, अनलेस मेरी चेयर की दुकान हो। तो जो रेगुलरली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं उसी के अंदर सेल्स काउंट होती है। वो आपका रेवेन्यू जनरेशन, एक अर्निंग का एक साधन होता है, एक अर्निंग का जरिया होता है, एक अर्निंग का आपका सोर्स होता है। तो अगली टर्म लिखो आपकी सेल्स। 10th टर्म दोस्तों सेल्स, इसमें लिखो व्हेन गुड्स, प्रोडक्ट्स, services are sold to earn profit, this is known as सेल्स। इसको बोलते हैं आपका सेल्स। यानी कि जब आप माल बेचते हो, पैसे कमाने के लिए क्या बेचते हो, माल के साथ साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या कुछ भी बेचते हो, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं बेचना बस, तो वो आपकी सेल्स के अंदर काउंट होगा। ठीक है, बिजनेस के लिए इनकम होती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, सेल्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं। सेल्स के अंदर सेल्स इंक्लूड्स कैश सेल और आपकी क्रेडिट सेल। सर ये कैश और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ट्रांजैक्शन के मीनिंग में बताया था कि ट्रांजैक्शन दो टाइप्स की होती है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जिसका सेटलमेंट हैंड टू हैंड हो जाए, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब जिसका सेटलमेंट बाद में हो। सेम वे में आपने कैश सेल तभी होगी अगर आप कैश में माल बेचोगे, आपने माल बेचा, पैसा आ गया। अगर आप उधार माल बेचोगे और आपके पास पैसे बाद में आए, तो उसको बोलेंगे आपकी क्रेडिट सेल। ठीक है, ये थी आपकी कैश सेल, ये थी आपकी क्रेडिट सेल। सेम वे में मैंने आपको बताया था परचेज दो टाइप्स की होती हैं, तो इसके अंदर भी दो टाइप्स आएंगी, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में माल का पैसा बाद में मिलता है, पे करना पड़ता है, और कैश सेल के अंदर आपको हैंड टू हैंड पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगली टर्म है आपकी सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट टर्म है आपकी 11th, विच इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, यस, अगर बेचा हुआ माल कस्टमर आपको वापस कर जाए तो क्या करेंगे, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर फॉर एनी रीजन, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, कस्टमर ने माल वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहां पे इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज रिटर्न इनवर्ड।
सर आपने ये नहीं बताया इसका दूसरा नाम कैसे पड़ा और उसका दूसरा नाम कैसे पड़ा, रिटर्न आउटवर्ड भी नहीं बताया आपने। अरे बात को समझो ना, ये रिटर्न आउटवर्ड तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि तुमने माल खरीदा और उसको वापस कर दिया, तुम्हारे हाथ से माल चला गया बाहर, इट मीन्स इट इज गोइंग आउटवर्ड, आउट ऑफ द बिजनेस, इट विल बी कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। और सेम वे में सेल्स के केस में आपने माल बेचा बाहर लेकिन माल वापस आ गया, तो इट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, बेचा हुआ माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न इनवर्ड। क्या शानदार रॉकेट बनाया मैंने। ठीक है, ये था आपका रिटर्न इनवर्ड। अब देखते हैं अगली टर्म कौन सी है। सेल्स हो गई और आपकी सेल्स रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अगली टर्म देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट टर्म है आपकी, अरे वाह ऊपर चला गया मैं ज्यादा, ओहो, नेक्स्ट टर्म है आपकी ट्रेड रिसीवेबल। दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है देखते हैं। सर नाम तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट टर्म है आपकी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब समझो। सबसे पहले ट्रेड वर्ड का मतलब, ट्रेड सिंपली मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग, राइट। सर रिसीवेबल का मतलब अमाउंट जो आपको रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है माल बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके, इसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें लिखो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स। सर ये कस्टमर कौन होते हैं, जिसको आप माल बेचते हो, कस्टमर का दूसरा नाम डेटर। सर ये डेटर कौन होता है, बाद में बात करेंगे, अभी आएगा नीचे डेटर का मीनिंग। ठीक है, तो कस्टमर्स से जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ, फॉर, फॉर नहीं बाय, बाय सेलिंग अ कॉमोडिटी, या तो आप माल बेचो कुछ, कॉमोडिटी गुड्स को कहते हैं, कुछ सामान को कहते हैं गुड्स, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको बोलते हैं आपका ट्रेड रिसीवेबल। तो दोस्तों ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है मैं आपको बता दूं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को बोलते हैं नॉर्मल धंधा जो आपके बिजनेस में चल रहा है। फॉर इंस्टेंस मैं कौन सी क्लासेस बेच रहा हूं, कोई सी भी बेच रहा हूं, मेरा काम धंधा ही क्लास को बेचना है। सर आप बेचने की बात बार बार मत किया करो दोस्तों, सेल्स के अंदर बहुत पावर होती है, तो इसलिए मैं बार बार सेल्स वर्ड का यूज करता हूं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि आप का जो धंधा है, मेन काम, मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, उसी को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और करने लग जाऊं, कबाड़ी बन जाऊं, कबाड़ी का मतलब ट्रेडर बन जाऊं, हाँ कबाड़ी का गलत मतलब मत समझो, तो ट्रेडर अगर मैं बन जाऊं या फिर कुछ और बेचूं तो वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं रहेगा, मैं एक शिफ्ट हो जाऊंगा दूसरे डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको कस्टमर से रिसीव होगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, वो ही आपका ट्रेड रिसीवेबल बनेगा। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है, वो आपको पैसे देके जा रहा है वापस, वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। आपने कस्टमर को माल बेचा था उधार, वो पैसे देके जा रहा है, हाँ ये आपका ट्रेड रिसीवेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू, इसके अंदर एक होता है डेटर, मैंने आपको बताया था ना डेटर भी आएगा नीचे, आ गया। दूसरा बिल्स रिसीवेबल। वाह सर एक नई टर्म, हाँ नई टर्म। वैसे तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल अलग टर्म्स में बताए जाते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर उनको काउंट कर रहा हूं, तो आपके नंबर ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि दो टर्म्स तो मैं इसी के अंदर बता दूंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डेटर भाई साहब कौन होते हैं। डेटर, दोस्तों मैंने आपको बताया था डेटर कौन होता है, आपका कस्टमर। कस्टमर का मतलब ये है जिसको आप माल बेचते हो उधार, वही आपका डेटर होता है, जिससे आपको फ्यूचर में पेमेंट लेनी है। तो इसका मतलब अ पर्सन टू whom
गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो अमाउंट इससे फ्यूचर में आपको रिसीव करना है क्योंकि आपने उसको उधार माल बेच दिया है। अब सवाल ये उठता है, इससे जो पैसा आपको मिलेगा, इससे जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे को क्या कहते हैं? उस पैसे को बोलते हैं डेट, DEBT, डेट। ठीक है, इसका मतलब अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर, फ्रॉम द डेटर इज कॉल्ड DEBT डेट, DEBT डेट। सर इसमें बी साइलेंट है क्या? यस। अब बात को समझो, ये जो डेटर आपको पैसे देने वाला है ये 3 टाइप से पैसे देगा। या तो ये टाइम पे पेमेंट कर देगा, या फिर ये टाइम पे पेमेंट कभी कभार कर देगा, कभी कभार मारेगा पैसे, मतलब कर देगा लेकिन बाद में कर देगा, फिर भी शक हो जाएगा आपको, या फिर ये पैसे लेके भाग जाएगा। इन्हीं 3 टाइप्स को बोलते हैं गुड डेट्स, डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। क्या मतलब? तो यहां लिखो, ये जो डेट होती है ना, डेट, डेट का अमाउंट 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। वो 3 टाइप्स कौन सी है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, डेट का जो अमाउंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ABC। पहली डेट गुड डेट, गुड डेट्स, इसका मतलब ये है अमाउंट इज श्योर टू बी रियलाइज्ड, पक्का है कि ये पेमेंट कर देगा। प्यारे प्यारे डेटर हैं, प्यारे प्यारे कस्टमर जिनको आपने माल बेचा है, जो बेचारे रेगुलरली टाइम पे पेमेंट करके जाते हैं, उसको बोलते हैं आपके गुड डेट्स। दूसरे डाउटफुल डेट्स, इन्होंने आपको टाइम पे पेमेंट कर तो दी है लेकिन इन्होंने फिर उधार खरीद लिया है, अब आपको इन पे शक हो रहा है क्योंकि कुछ लोग पैसे लेके मारने वाले होते हैं, पैसे लेके भागने वाले होते हैं। तो आपको उनकी शक्ल देख के पता लग जाता है, या फिर अपने एक्सपीरियंस से आपको पता लग जाता है कि इतने % कस्टमर मेरे पैसा लेके भागेंगे। और हर बिजनेस में बैड डेट्स होते हैं, ध्यान रख लेना, कोई ऐसा बिजनेस अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसमें बैड डेट्स ना हुए हो। डाउटफुल डेट्स, दोस्तों डाउटफुल डेट्स का मतलब समझो, अमाउंट, अमाउंट में और मे नॉट रियलाइज, मे नॉट बी रियलाइज्ड। अमाउंट आपको रिसीव हो भी सकता है, रियलाइज हो भी सकता है, और नहीं भी, शक है आपको बस, इसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। अब आते हैं तीसरे पे, बैड डेट्स। भाग गया पैसे लेके आपका कस्टमर, अब नहीं आएगा, पाताल लोक में चला गया, साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया है, समुद्र के किनारे बीच पे रहता है आराम से, तो वो पैसे लेके भाग चुका है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। इसका मतलब अमाउंट इज इररिकवरेबल, इररिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर। अब कस्टमर से पैसा नहीं आएगा, तो जो पैसा नहीं आएगा उसी को बोला जाता है बैड डेट्स। तो ये था आपका ट्रेड रिसीवेबल। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों होते हैं इसके अंदर, और जो डेटर से पैसा मिलता है उसको बोलते हैं डेट। मैंने आपको अभी बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग नहीं बताया, तो यहां पे लिख लो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अब बात को समझो, मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके देता हूं। मान लो यहां पे मिस्टर एक्स ने माल बेचा मिस्टर वाई को ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे मिस्टर एक्स ने एक बिल लिखा, इस बिल पे लिखा 5,000 और एक्स के और वाई के साइन करा लिए, और इस पे डेट डाल दी कि इस डेट को पेमेंट आ जाएगी, और वाई के साइन हो गए, एक्स के भी साइन हो गए, एक कॉपी इसके पास, एक कॉपी इसके पास। ठीक है, बिल की 5,000 रुपए की कॉपी, एक्स के भी साइन, वाई के भी साइन, तो एक एक कॉपी दोनों के पास है।
ये बिल लिखा एक्स ने, वाई ने उसको एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया एक्स को। अब एक्स को वाई का नाम नोट करने की जरूरत नहीं है, बिल का नंबर ही काफी है। दर्जी के पास जाते हो आप, टेलर के पास, टेलर को आपके नाम से मतलब नहीं होता, उसको पर्ची दिखा दो बस, उस पे जो कपड़ा लगा हुआ होगा वो कपड़ा देख के आपको पहचान लेगा कि ये वो वाला कस्टमर है। ठीक है, तो पॉइंट इज, जो बिल किसी कस्टमर पे लिख दिया जाता है उसकी पेमेंट के लिए फ्यूचर में 15-20 दिन, 1 महीने, 3 महीने बाद उस बिल को बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि माल बेच के एक एक्सचेंज ट्रांसफर करने का बिल। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझो। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन, a bill of exchange drawn for goods sold on credit, the amount of which जिसका अमाउंट, the amount of which will be received on a later date, on a later date। ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने ड्रॉ किया है किसी के कस्टमर के अगेंस्ट में, जिसका अमाउंट आपको बाद में मिलेगा। जस्ट लाइक डेटर्स, डेटर की तो गारंटी नहीं है ना, भाग सकता है, लेकिन बिल लिखने के बाद ये कोर्ट में जा सकता है मामला, क्योंकि ये बिल के ऊपर ठप्पा लगता है बिजनेस का भी और सामने वाले पार्टी के सिग्नेचर भी हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक आपका, ये समझ लो, राइटिंग में एग्रीमेंट हो जाता है कि पेमेंट आएगी ही आएगी। तो ये बेनिफिट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये था आपका बिल्स रिसीवेबल। अब आते हैं दोस्तों अपनी अगली टर्म पे, तो देखते हैं अगली टर्म में हमें क्या करना है। अगली टर्म है आपकी ट्रेड पेबल्स। वाह, आखिरी टर्म बची है स्टॉक। देखते हैं ट्रेड पेबल के अंदर हमें क्या करना है। जस्ट लाइक ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल उसका ठीक उल्टा होता है। तो टर्म नंबर कौन सी है मैं भूल गया। टर्म नंबर है आपकी नंबर, हाँ नंबर ही नहीं पता, 12, 13, 13th नंबर पे है आपकी अगली टर्म। टर्म नंबर 13, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, बात को समझो। बिल्स पेबल का मतलब, बिल्स पेबल को लिख दिया, ट्रेड पेबल आएगा। आपने या तो माल उधार खरीदा या किसी से सर्विस रिसीव करी, उसके बदले आपको फ्यूचर में कुछ पेमेंट करनी है, या जो पेमेंट आप कर चुके हो उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ये ट्रेड रिसीवेबल का ऑपोजिट होता है। तो सेम वे में लिखो, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, या तो आपने अमाउंट पे कर दिया, या पेबल इन फ्यूचर, या आपको उसको पे करना है फ्यूचर में। पेबल इन फ्यूचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए, उसके बदले में उसको अमाउंट पे कर दिया या फिर पे करना है, उसको बोलते हैं आपका ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर दोस्तों, ट्रेड पेबल्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं। दोनों चीजें कौन कौन सी, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, ये अमाउंट आपको किसको पे करना है दोस्तों, ये आपको सप्लायर को पे करना होता है, टू सप्लायर। ठीक है, तो इसमें लिखो ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। सर ये दोनों का मतलब क्या होता है, बताता हूं। क्रेडिटर्स होते हैं दोस्तों आपके सप्लायर्स, जिनसे आप माल खरीदते हो, सप्लायर। सर ये बिल्स पेबल क्या होता है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज जिसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में किसी डेट पे करनी है। तो लिखो सबसे पहले क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। क्रेडिटर वो आदमी है जिससे आपने उधार माल खरीदा है, जिसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी है। तो क्रेडिटर का मतलब अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स
गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम होम, गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। आपने उधार माल खरीदा है किसी आदमी से जिसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी है, उसको बोलते हैं आपका क्रेडिटर। अब बात आती है बिल्स पेबल की। बिल्स पेबल क्या होता है दोस्तों? बिल्स पेबल का मतलब वही बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आपने इस बार एक्सेप्ट किया है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, वहां पे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज सामने वाले पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया है, तो इस बार सामने वाली पार्टी ड्रॉ करेगी, आपने प्रॉमिस किया है पेमेंट करने का। तो लिखो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड। इस बार ड्रॉन नहीं आएगा, इस बार एक्सेप्टेड आएगा। एक्सेप्टेड for purchase of, for purchase of goods or services, goods or services, the amount of which, the amount of which is payable, payable in future। जिसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी है उसको बोलते हैं आपका बिल्स पेबल। तो ये था आपका बिल्स पेबल दोस्तों। अब आते हैं अगली टर्म पे, आखिरी टर्म आज के सेशन की, देखते हैं क्या होती है आखिरी टर्म आपके सेशन की। आखिरी टर्म है आपका, आखिरी टर्म क्या होती है? आखिरी टर्म में आएगा स्टॉक। मैं उम्मीद करता हूं स्टॉक आपने पहले सुना होगा। सर कुछ नहीं सुना, हमें कुछ नहीं आता। मैं तो बिल्कुल यही अज्यूम करता हूं कि आपको कुछ आए ही ना, क्योंकि अगर आपको बहुत कुछ आता होगा तो फिर आप मेरी बात मान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पहले से आता है। तो पहले अनलर्न वट एवर यू हैव लर्न, देन ओनली आई विल बी एबल टू मेक यू लर्न वट आई एम टीचिंग यू। हाँ, आगे आखिरी टर्म, टर्म नंबर कौन सी है ये बताना जरा। 14 दोस्तों, 14 टर्म्स हो चुके हैं, बताओ। हो 14। स्टॉक, पहले तो स्टॉक का मतलब समझो, हिंदी में इसको कहते हैं भंडार। जो माल आपने नहीं बेचा वही तो दुकान में रखा है, उसी को स्टॉक कहते हैं। तो दोस्तों जो माल बिक नहीं पाया वो होता है आपका स्टॉक। अगर साल की शुरुआत में स्टॉक आपके पास रखा है तो वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में आपके पास रखा है तो वो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक होता है दोस्तों 3 तरीके का, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। ये तीनों मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो इसमें लिखो स्टॉक का मतलब क्या होता है। लिखो गुड्स, गुड्स वो गुड्स जो नहीं बिक पाए, गुड्स लाइंग, लाइंग अनसोल्ड, अनसोल्ड इन द बिजनेस प्रीमाइसेस, इन द बिजनेस प्रीमाइसेस। सर प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? डियर प्रीमाइसेस का मतलब होता है जगह, बिजनेस की जगह। प्रीमाइसेस जैसे आपकी स्कूल प्रीमाइसेस हैं, ठीक है। गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड स्टॉक, इज कॉल्ड स्टॉक। ये स्टॉक जो होता है दोस्तों, ये ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। क्या मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से? मतलब ये है कि अगर स्टॉक आपके साल की शुरुआत में आपके पास पड़ा है तो वो होता है ओपनिंग स्टॉक। यानी कि स्टॉक इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में की स्टार्टिंग में जो पीरियड स्टार्ट होता है ना अकाउंट्स का, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, तो उसकी स्टार्टिंग में आपके पास माल पड़ा है वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। दैट्स इट। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब स्टॉक लाइंग, लाइंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। स्टॉक लाइंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये था आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं स्टॉक की टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स स्टॉक दोस्तों 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। दूसरा होता है फिनिश गुड्स, तीसरा आपका वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन पहला समझ लो पहले क्या होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बोलते हैं कच्चे माल को। ये वो स्टॉक है
जो आपके बिजनेस में इस्तेमाल होगा प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि कुछ बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, बाद में वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो रॉ मटेरियल का मतलब होता है स्टॉक विच इज used in the business, which is used in the business to produce finished goods। इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक। दूसरे टाइप का स्टॉक होता है दोस्तों फिनिश गुड्स। इसका मतलब क्या है? स्टॉक विच इज रेडी फॉर सेल्स, मतलब माल जो बिल्कुल बन के तैयार है एकदम चमक धमक के लिए पैकेजिंग करने के बाद, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तीसरे टाइप का स्टॉक दोस्तों, तीसरे टाइप का स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब समझो। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यह है जो माल ना तो रॉ मटेरियल है ना ही वो फिनिश गुड्स है, इसका मतलब वो बन रहा था लेकिन रास्ते में रुक गया, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, उसमें वो मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल होता है, जो सॉल्ट होता है, वो बॉयलर से होके गुजरता है। अब बॉयलर में अगर, बॉयलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा सा बॉयलर, अगर उसके अंदर वो कच्चा माल रह गया तो ना तो वो कच्चा माल है क्योंकि उसमें कुछ तो बन गया, ना ही वो फिनिश गुड्स है क्योंकि दवाइयां बन के बाहर नहीं आई, तो वो आपका कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो सेम वे में लिखो, these are partly finished goods, partly finished goods, partly finished goods। These are neither finished goods nor raw material। बस ये होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां पे आके आपकी खत्म होती हैं 14 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐप डाउनलोड अगर आपने नहीं कर रखे तो कर लो भाई, टेस्ट दो और एकदम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, ठीक है, बैच ज्वाइन करो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में, अगले सेशन में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।